नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना अगला यूनिट नंबर जो 9 है उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट नंबर 9 है उसके अपने पास में 2 पार्ट है। पार्ट ए में अपने पास में है रे ऑप्टिक्स और पार्ट बी में अपने पास में क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो ये जो रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है, ये जो दोनों जो टॉपिक है वहाँ से अपने पास में जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, उसमें यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों टॉपिकों में से, यानी कि यूनिट नंबर 9 में से। तो जो यूनिट नंबर 9 है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, पोर्शन है। तो आज से हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं परावर्तन क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है और रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। परावर्तन को लेकर डिस्कस करेंगे, फिर हम अपवर्तनों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो परावर्तन की हम बात करें तो परावर्तन के अपने पास में क्या है, 2 नियम हैं। परावर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में आती है तो उस माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो परावर्तन में जो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में क्या होगी, वापस चली जाएगी। ये क्या होगा, परावर्तन का नियम होगा। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके लिए जो है कि आपतन कोण I, इंसिडेंट एंगल I और रिफ्लेक्टेड एंगल R, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परावर्तन को लेके। तो परावर्तन में अपने पास में क्या होता है, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियमों में क्या होगा, जैसे अपने पास में ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर अपने पास में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये अपने पास में इसका विलंब है, ये यहाँ से परावर्तित होकर चली जाएगी, सही है। तो ये अपने पास में आपतित प्रकाश की किरण, ये परावर्तित प्रकाश की किरण और ये अपने पास में अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ये अपने पास में आपतित किरण, ये अपने पास में परावर्तित किरण, ये अपने पास में होगा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण I बराबर किसके होगा, कोण R के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, सही है। ये अपने पास में परावर्तन को लेकर बात होगी। जो परावर्तित प्रकाश की किरण है, परावर्तित प्रकाश की किरण का वेग तरंगदैर्घ्य आवृत्ति का मान समान होता है तथा तीव्रता तीव्रता का मान घट जाता है। जो परावर्तित प्रकाश की किरण होगी उसके लिए प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का मान क्या होगा, आपतित प्रकाश की किरण के समान होगा, जबकि इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सही है। ये अपने पास में परावर्तन को लेकर बातें होगी। अपने पास में समतल दर्पण को हम लेके बात करते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में जो है कि
ये अपने पास में कोई समतल दर्पण है, इसकी अपने पास में फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। वक्रता त्रिज्या r इसके लिए क्या होती है, अनंत होती है। तो ये अपने पास में समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण से अपने पास में यूं दूरी पे बिंब दूरी हो गई यूं, और इसका प्रतिबिंब अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रतिबिंब भी। ये यहाँ से बिंब की ऊंचाई, ये अपने पास में h, ये अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये अपने पास में क्या है h डैश। तो समतल दर्पण में क्या होगा, h बराबर होगा h डैश के, न्यू बराबर किसके होगा, v के। सही है। इसके लिए दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। सही है। फोकस दूरी f का मान भी क्या होगा, अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। इसके लिए बिंब ऊंचाई प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर होती है। दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। सही है। किसी भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए जो है कि उसको उसकी ऊंचाई का हाफ यानी कि आधी ऊंचाई का दर्पण क्या होगी, आवश्यकता होगी। सही है। किसी भी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई के दर्पण की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये अपने पास में समतल दर्पण की बातें हो गई। समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। सही है। दर्पण कैसा होगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। सही है। ये अपने पास में समतल दर्पण की बातें हो गई। ये अपने पास में सामान्य को एक समतल दर्पण हो गया। अब अपने पास में ये कोई समतल दर्पण है, इस पर ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये यहाँ से परावर्तित होकर चली गई। ये इसका क्या है, अभिलंब है। एकल परावर्तक में क्या होगा, एकल परावर्तक ये अपने पास में कोण आई, ये कोण r, i बराबर r होगा तो ये भी अपने पास में कितना होगा, i होगा। तो यहाँ से अपने पास में ये वाला अपने को क्या याद करना है, इस वाली रेखा के बीच में और इस वाली रेखा के बीच में अपने पास में डेल का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा डेल। तो यहाँ से अपने पास में डेल बराबर कितना होगा, ये पूरा 180 डिग्री है। 180 में से i और i 2i घटा दूँ तो 180 माइनस 2i, ये अपने पास में एकल परावर्तक में क्या होगा, डेल विचलन कोण का मान होगा। यदि अपने पास में द्विक परावर्तक की हम बात करें तो अपने पास में दो दर्पण होंगे। एक दर्पण अपने पास में ये होगा, दूसरा दर्पण अपने पास में ये होगा। यदि कोई प्रकाश की किरण, ये पहला दर्पण, ये दूसरा दर्पण, यदि कोई प्रकाश की किरण पहले दर्पण के समांतर दूसरे दर्पण पर आपतित होती है, यहाँ से टकराने के बाद ये दूसरे दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात पहले दर्पण के समांतर हो जाती है। सही है। तो ये जो अपने पास में एंगल थीटा होगा वो अपने पास में कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसके लिए अपने पास में डेल का मान कितना होगा, वो अपने पास में होगा 360 माइनस 2 थीटा, और ये अपने पास में थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में दो केस हो गए, परावर्तक, एकल परावर्तक, ये अपने पास में क्या हो गया, दिक् परावर्तक। सही है। तो यहाँ पे अपने पास में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सही है। यदि कोई प्रकाश की किरण पहले दर्पण के समांतर दूसरे दर्पण पर आपतित होती है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात पहले दूसरे दर्पण के समांतर हो जाती है, तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। सही है। ये समतल दर्पण की बातें हो गई। सही है। ये एकल परावर्तक हो गया, ये क्या हो गया, दिक् परावर्तक हो गया। अब समतल दर्पण में यदि अपने को प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, यदि अपने पास में जो दो दर्पण है जो किसी न किसी एंगल पर झुके हुए हैं और उन दो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपने पास में अलग अलग केस होंगे। तो हम क्या करेंगे, उन केसों को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब। तो झुके हुए दो समतल दर्पण हैं
उसके द्वारा बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सही है, तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है एन बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला कब होता है? जब 360 अपॉन थीटा एक समपूर्णांक हो, एक समपूर्णांक हो। यदि 360 अपॉन थीटा एक विषम पूर्णांक हो तो अपने पास में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है अपने पास में सममित सिमेट्रिक, और दूसरा केस अपने पास में बनता है असममित। यदि अपने पास में 360 अपॉन थीटा का मान विषम पूर्णांक के रूप में है तो सममित केस में अपने पास में क्या होगा, जो दोनों दर्पण होंगे उन दर्पणों के सेंटर में बिंब रखा होगा यहाँ। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो सममित वाले केस में प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर अपने पास में कितनी होगी, 360 अपॉन थीटा -1। सही है, और असममित वाले में अपने पास में क्या होगा, जो दोनों दर्पण हैं उन दोनों दर्पणों के बीच में जो वस्तु है वो असममित रूप से रखी होगी, यानी कि इस वस्तु का यहाँ से एंगल ये एल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अपने पास में यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से अपने पास में आएगा n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। सही है, ये अपने पास में केस बनेगा। सही है, झुके हुए दो समतल दर्पण है तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। सही है, अब जब यदि 360 अपॉन थीटा का मान समपूर्णांक होगा तो अपने पास में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। यदि अपने पास में 360 अपॉन थीटा का मान विषम पूर्णांक है तो उसमें अपने पास में दो केस बनेंगे, एक सममित का केस, एक असममित का केस। सममित के केस में क्या होगा, n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, और असममित के केस में क्या होगा, n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। सही है, इसी पे अपन एक दो न्यूमेरिकल करके देखेंगे तो ये जो अपना एक कंसेप्ट है ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो पहले आप इस केस को नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल अपने पास में समतल दर्पण को लेके हैं। सही है, तो जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है उसमें अपने को दिया गया है कि एक पतली क्षैतिज छड़ तथा एक ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण के मध्य कोण 30 डिग्री है, तो छड़ तथा उसके प्रतिबिंब के मध्य कोण का मान कितना होगा। सही है, तो सॉल्यूशन कितना क्या हो जाएगा अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में है कि जब एक पतली छड़ तथा ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण के मध्य कोण 30 डिग्री है, यह अपने पास में एक क्षैतिज छड़ है, यह अपने पास में क्या है, एक क्षैतिज छड़ है, यह अपने पास में है छड़। सही है, एक ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण, यह है समतल दर्पण, यह है एक समतल दर्पण, और ये अपने पास में क्या है, एक छड़। ये छड़ है, ये क्या है, दर्पण, समतल दर्पण हो गया। ये बोल रहा है छड़ तथा ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण के मध्य कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। तो छड़ तथा उसके प्रतिबिंब के मध्य का कोण क्या होगा, ये छड़ यहाँ पे है, ये दर्पण यहाँ पे है। इस छड़ का प्रतिबिंब ये अपने पास में इंसिडेंट एंगल आई होगा, तो ये अपने पास में इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इस छड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये छड़ है, ये दर्पण है, तो ये जितनी दूरी इस दर्पण की इस छड़ से होगी उतनी ही दूरी इस दर्पण की इस छड़ के प्रतिबिंब से होगी। यह है छड़ का प्रतिबिंब, छड़ का प्रतिबिंब। तो जितना एंगल ये होगा अपने पास में उतना एंगल अपने पास में क्या होगा, ये होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो अपने को छड़ और उसके प्रतिबिंब के मध्य एंगल पूछा है, तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
इसको नाम दे देते हैं एंगल अपने पास में ए है, ये अपने पास में एंगल क्या है ए डैश है। तो यहाँ से अपने पास में ए प्लस ए डैश ये बराबर कितना होगा 30 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। सही है, यानी कि छड़ और उसके प्रतिबिंब के मध्य का जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा। कौन से ऑप्शन में है 60 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में ये है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया गया है कि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, यदि निकाय द्वारा बने गए प्रतिबिंबों की संख्या 5 है। सही है। सॉल्यूशन में अपने पास में क्या होगा, तो निम्न में से कौन सा थीटा का मान नहीं होगा। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है 5 है, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर 5 दे रखा है। सही है। तो प्रतिबिंबों की संख्या अपने पास में क्या है, विषम है। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या विषम है। तो विषम है तो अपने पास में 2 केस होंगे। पहला केस अपने पास में होगा सममित का, दूसरा केस अपने पास में क्या होगा असममित का। सममित के लिए अपने पास में क्या होता है, सममित के लिए अपने पास में n बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, और असममित के लिए कितना होता है 360 अपॉन थीटा। n बराबर कितना होता है 360 अपॉन थीटा होता है। इसमें अपने पास n का मान कितना है 5, तो यहाँ रख देते हैं 5। तो ये 5 बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 6 बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा, 6 से कटेगा ये, 6 बार 60 पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये अपने पास में थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया सममित वाले केस में। असममित के केस में क्या होगा, n बराबर 360 अपॉन थीटा, n का मान कितना है 5, ये है 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर होगा 360 डिग्री अपॉन 5, कितना हो जाएगा ये 7 और 2 72 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया 72 डिग्री। यानी कि सममित के केस में तो हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री, असममित के केस में हो गया थीटा बराबर 72 डिग्री। तो यानी कि जो थीटा का मान होगा वो 60 से लेकर 72 के बीच में होगा। सही है। तो इसमें जो 60 से 72 के बीच में क्या होगा थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान 55 होगा क्या, थीटा का मान 55 नहीं होगा। थीटा का मान 60 से 72 के बीच में 62 होगा, 68 होगा, 71 होगा। सही है। तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 60 डिग्री से 72 डिग्री तक होगा। ये अपने पास में क्या होगा थीटा का मान होगा। थीटा का मान जो है कि 60 डिग्री से लेकर क्या होगा 72 डिग्री के बीच में होगा। तो यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपने पास में प्रतिबिंबों की जो संख्या है विषम दे रखी है। तो विषम के लिए अपने पास में 2 केस होते हैं, एक सममित का केस, एक होता है असममित का केस। सममित के केस में n बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। असममित के लिए होता है n बराबर 360 अपॉन थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 72 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में थीटा 60 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 72 डिग्री। तो अपने पास में जो बनने वाला कोण होगा उसका मान 60 से 72 के बीच में होगा। और 55 अपने पास में क्या है 60 से 72 के बीच में नहीं है, तो 55 डिग्री का कोण इसमें क्या होगा नहीं होगा। सही है कि थीटा का कौन सा मान नहीं हो सकता, तो थीटा का मान 55 डिग्री नहीं हो सकता। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है, तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपली ये क्या दे रखा है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है। ये 2 समतल दर्पण है, दोनों एक दूसरे से क्या है 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, झुके हुए हैं। तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। सही है। तो ये बल्ब यहाँ रखा हुआ है, तो इसके जो प्रतिबिंब है उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है।
तो प्रतिबिंबों की संख्या अपने पास में कितनी होगी, इसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या अपने को याद करनी है। तो वो अपने पास में फॉर्मूला कितना होता है, एन बराबर अपने पास में होता है 360 अपॉन थीटा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो गया, -1। यदि 360 अपॉन थीटा क्या हो, समपूर्णांक, तो यहाँ से अपने पास में 360 अपॉन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 6 हो गया। अब 360 अपॉन थीटा अपने पास में क्या है, समपूर्णांक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन बराबर 360 अपॉन थीटा यानी कि 6 -1 यानी कितनी हो जाएगी, 5। कौन से ऑप्शन में है, 5, ऑप्शन नंबर 3 में है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपने क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। यह फॉर्मूला अपने पास में कब होता है, जब 360 अपॉन थीटा का मान समपूर्णांक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या अपने पास में क्या होगी, 360 अपॉन थीटा -1। तो ये अपने पास में समपूर्णांक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या इस फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगी। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें दिया गया है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दोनों समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना होगा, यानी कि जो दोनों समतल दर्पण हैं उनके बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो अपने पास में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, 3 है। तो सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होता है एन बराबर 360 अपॉन थीटा -1। सही है। जब अपने पास में ये फॉर्मूला कब होता है, जब 360 अपॉन थीटा समपूर्णांक हो। सही है। तो यहाँ से अपने पास में एन का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एन का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये अपने पास में हो जाएगा 360 अपॉन थीटा -1। सही है। तो यहाँ से 1 किस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर 360 अपॉन थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि अपने पास में दोनों समतल दर्पणों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। सही है। यहाँ पर अपने पास में एन बराबर कितना होगा, 360 अपॉन थीटा -1। सही है। 360 अपॉन थीटा इसमें रख के देखो एक बार, 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा कितना हो गया, 9 चौक 36, 4 हो गया, यानी कि क्या हो गया, समपूर्णांक हो गया। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 बटा 90, 4, 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। सही है। यहाँ से वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखो 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 360 बटा 90 कितना हो जाएगा, 4। 4 एक समपूर्णांक है, तो 4 एक समपूर्णांक है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। सही है। तो इसका मान 4 है, 4 में से 1 घटा दो कितना जाएगा, 3। ये अपने को 3 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण क्या है। सही है। तो जैसे अपने पास में गोलीय दर्पण, समतल दर्पण अपने पास में हो गया। इसके बाद में अपने पास में है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होगा, जैसे अपने पास में ये गोला है, इस गोले का कटा हुआ भाग, किसी भी गोले का जो कटा हुआ भाग है वो अपने पास में क्या होगा, एक गोले का कटा हुआ भाग अपने पास में होगा। इसका एक भाग होगा अवतल, एक भाग क्या होगा, उत्तल। तो इस गोले का ये वाला भाग हम काट लेते हैं, तो अपने पास में ये हो जाएगा। अगर इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और यदि इसी गोले के पृष्ठ के अंदर की तरफ पॉलिश कर दी जाए तो यह बन जाएगा उत्तल दर्पण। सही है। अब इसी दर्पण में अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में अवतल दर्पण, ये अपने पास में क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ये अपने पास में दर्पण कौन सा है, ये अपने पास में है अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण की अपने पास में फोकस दूरी इधर होगी F, इसका अपने पास में वक्रता केंद्र C यहाँ होगा। सही है। ऐसे ही अपने पास में ये दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये अपने पास में क्या हो गया, एक
ऐसे ही अपने पास में ये हो गया एक, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी इसकी, तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक उत्तल दर्पण। तो इसका अपने पास में फोकस इधर होगा, वक्रता त्रिज्या आर इधर होगी, या वक्रता केंद्र सी, इसका वक्रता केंद्र सी। ये इसका ध्रुव ओ होगा, ये इसका ध्रुव ओ होगा। तो इसके लिए अपने पास में क्या होगा, जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अपने पास में कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसमें अपने पास में परावर्तक पृष्ठ ये वाला होगा, सही है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये अपने पास में इसके लिए क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। इसमें अपने पास में ये वाला होगा परावर्तक पृष्ठ। सही है। तो यहां से अपने पास में प्रकाश की किरण इस तरफ आएंगी, जो भी हम दूरियां लेंगे वो ध्रुव से लेंगे। वो अपने पास में क्या है, ध्रुव या पोल है। तो यहां से अपने पास में ओ से एफ की दूरी, ये अपने पास में होगी फोकस दूरी, इसको कहेंगे स्मॉल एफ। ओ से सी के बीच की दूरी ये अपने पास में होगी आर, इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। सही है। तो इस दर्पण के लिए अपने पास में एफ बराबर क्या होगा, ऋणात्मक, और आर बराबर भी अपने पास में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सही है। यह परावर्तक पृष्ठ के विपरीत है, तो एफ का मान भी ऋणात्मक, आर का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसमें अपने पास में जो आपतित प्रकाश होगा वो इसी दिशा में होगा, और ओ से एफ की दूरी भी अपने पास में इसी दिशा में होगी। तो इसके लिए अपने पास में एफ जो होगा वो होगा पॉजिटिव, और अपने पास में जो आर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सही है। ये दूरी अपने पास में एफ फोकस दूरी, ये दूरी अपने पास में कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या। सही है। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। सही है। और समतल दर्पण की हम बात करें, यह है समतल दर्पण। समतल दर्पण के लिए आर का मान होता है इन्फिनिटी, और एफ का मान भी क्या होता है, इन्फिनिटी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। यह है समतल दर्पण। यह परावर्तक पृष्ठ हो गया, यह है समतल दर्पण। जो भी हम दूरियां लेंगे वो दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव या पोल से मापेंगे। सही है। तो ये अपने पास में अवतल दर्पण, इसका एक पृष्ठ काट लिया गोले का। इस गोले के पृष्ठ की अगर बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो बन जाएगा अवतल दर्पण। इस गोले के पृष्ठ के आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, जबकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। सही है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम जो गोलीय पृष्ठ या गोलीय दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है उन्हें नियमों को डिस्कस करते हैं, और अलग अलग कंडीशन में क्या करते हैं, प्रतिबिंब बढ़ाकर देखते हैं। आगे अपने पास में है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बढ़ने के नियम। आगे अपने पास में है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम अपने पास में क्या क्या होंगे। पहला नियम अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में ये कोई दर्पण है, सही है, ये अपने पास में इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, सी है। तो पहला नियम क्या कहता है, यानी कि जो मुख्य अक्ष है ये अपने पास में है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। यह अपने पास में क्या है, पहला नियम है। दूसरा नियम अपने पास में क्या है, दूसरा नियम अपने पास में यह है कि यह अपने पास में कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसकी फोकस दूरी है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण
फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि ये अपने पास में कोई गोलीय पृष्ठ है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। सही है, तो वक्रता केंद्र सी से आने वाली प्रकाश की किरण, जो वक्रता केंद्र सी है उससे आने वाली प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या है, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र सी पर आने वाली प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम पर क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इन्हीं तीन नियमों का प्रयोग करते हुए हम जो गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों डायग्रामों को क्या करो, नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ। पहली अपने पास में स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा, जैसे अपने पास में ये अपने पास में कोई अवतल दर्पण है, ये इसका दूर है, ये इसकी फोकस दूरी है, ये इसका वक्रता केंद्र सी है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी। सही है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर जाएगी और ये भी क्या होगी, इस फोकस से होकर जाएगी, तो अपने पास में प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। सही है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। सही है। दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस जब वस्तु अनंत व सी वक्रता केंद्र के मध्य हो, अनंत व सी के मध्य हो तो क्या होगा, यह अपने पास में क्या है, एक अवतल दर्पण है, यह अपने पास में इसका दूर O है, यह फोकस दूरी है, यह C है और यहाँ क्या है, इन्फिनिटी है। वस्तु अनंत और C के मध्य रखी है। सही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी, यह फोकस से होकर जाएगी। सही है, पहला नियम अपने पास में ये हो गया। और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण है, यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब अपने पास में कहाँ बढ़ेगा, प्रतिबिंब अपने पास में बढ़ेगा C और F के मध्य। सही है, यह अपने पास में है बिंदु A, यह अपने पास में है B, यह अपने पास में क्या हो जाएगा A' और ये अपने पास में क्या हो जाएगा B'। सही है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा अपने पास में क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, जब वस्तु C पर हो तो क्या होगा, जैसे अपने पास में यह है अवतल दर्पण, ये अपने पास में O है, ये अपने पास में F है, ये अपने पास में C है। वस्तु यदि C पर रखी है वक्रता केंद्र पर तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सही है, तो अपने पास में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र C पे बनेगा। ये A है, ये B है, ये अपने पास में A' और ये क्या हो जाएगा B'। ये अपने पास में क्या हो गया, तीसरा केस हो गया। चौथा केस अपने पास में क्या होगा, जब वस्तु
सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य होगा तो क्या होगा, ये अपने पास में दर्पण है, वस्तु अपने पास में ये एफ है, ये सी है, इन दोनों के मध्य रखी हुई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। सही है। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये जो प्रतिबिंब जो अपने पास में होगा वो क्या बनेगा, सी से परे बनेगा। यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा बी डैश। ये अपने पास में कौन सा डायग्राम हो गया, चौथा डायग्राम हो गया। पांचवा केस अपने पास में क्या हो गया, जब वस्तु फोकस ऐप पर हो तो क्या होगा, तो ये अपने पास में दर्पण है, ये अपने पास में दूर ओ है, ये अपने पास में एफ है, ये अपने पास में सी है। वस्तु रखी है फोकस दूरी एफ पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है और अपने पास में यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव ओ पर आपतित होती है तो जो मुख्य अक्ष होता है वो उसके लिए क्या होता है, विलंब का कार्य करता है। तो यह प्रकाश की किरण अपने पास में ऐसी जाएगी। सही है। यह अपने पास में क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम अपने पास में क्या है, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र ऊपर प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है उसके लिए मुख्य अक्ष क्या करेगा, विलंब का कार्य करेगा। तो ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सही है, क्या बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। छठा केस अपने पास में क्या होगा, जब वस्तु एफ व ध्रुव ओ के मध्य हो, ध्रुव व ओ के मध्य होगा तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में ये डायग्राम होगा। ये अपने पास में ओ है, ये अपने पास में एफ है, वस्तु अपने पास में इन दोनों के मध्य यहाँ रखी हुई है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसको पीछे की तरफ बढ़ेंगे, इसको भी अपन क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने पास में प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी सीधा। सही है। ये प्रतिबिंब अपने पास में वास्तविक बनेंगे और क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। सही है। तो ये अपने पास में हो गया अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। यदि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा केस अपने पास में है, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य है तो अपने पास में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी और एफ के मध्य बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तीसरे केस में अपने पास में जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब वक्रता के अंदर सी पर ही बनता है और क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और क्या बनता है, उल्टा बनता है। चौथा केस अपने पास में क्या है, जब वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, वास्तविक बनता है और क्या बनता है, उल्टा बनता है। पांचवा केस अपने पास में क्या है, जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब का बनता है, अनंत पर बनता है। छठा केस क्या है, जब वस्तु एफ और ओ के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। सही है। तो ये अपने पास में 6 केस हो गए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। सही है। तो ये 6 के 6 केस क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। वो अपने पास में 2 स्थिति है। एक स्थिति तो तब है जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और ध्रुव ओ के मध्य हो। उसको भी लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ। इसमें अपने पास में 2 स्थितियाँ होगी। पहली स्थिति कब होगी, पहली स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर हो,
जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या कंडीशन होगी, ये अपने पास में क्या है एक, ये अपने पास में है एक उत्तल दर्पण। वस्तु जब अनंत पर है तो यहाँ से अपने पास में ये प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, ये अपने पास में ऐसी चली जाएगी, ये प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, ये टकराकर अपने पास में ऐसी चली जाएगी। सही है। इनको जब पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो ये अपने पास में कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, दूर ओ होगा। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव ओ क्या है यहाँ पर, ओ ध्रुव पर हो। तो जैसे अपने पास में ये क्या है, अपने पास में एक, ये अपने पास में उत्तल दर्पण है, ये अपने पास में इसका ध्रुव ओ है, ये अपने पास में अनंत है। इनके मध्य यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ये टकरा कर ऐसे निकल जाएगी। सही है। एक प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पर होगी तो मुख्य अक्ष क्या होगा, विलंब का काम करेगा, तो ये यहाँ से टकरा कर ऐसे चली जाएगी। जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ कहीं काटेगी, तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बढ़ेगा। सही है। ये अपने पास में है ए, ये अपने पास में है बी, ये प्रतिबिंब अपने पास में होगा ए डैश और बी डैश। तो इसमें अपने पास प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। सही है। इसमें अपने पास में प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनेगा। इसमें अपने पास में जब वस्तु अनंत और ध्रुव ओ के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये दो केस अपने पास में किसके लिए है, उत्तल दर्पण के लिए है। आगे अपने पास में एक रिलेशन आता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्या होता है, फोकस दूरी जो एफ होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या आर की आधी, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक तो आर का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी धनात्मक तो वक्रता त्रिज्या आर का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। सही है। ये अपने पास में फोकस दूरी, ये अपने पास में वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ये रिलेशन में क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है। आगे अपने पास में एक रिलेशन आता है, आगे अपने पास में आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/f = 1/u + 1/v। सही है। एफ बराबर अपने पास में क्या होता है, एफ बराबर है फोकस दूरी, फोकस दूरी। यू बराबर अपने पास में क्या है, बिंब दूरी, बिंब दूरी। और वी बराबर अपने पास में क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। सही है। ये याद रखना है दर्पण सूत्र। आवर्धन क्षमता याद करने का फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता इसको लिखते हैं स्मॉल mc। ये अपने पास में क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होती है, ये अपने पास में होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या अपने पास में प्रतिबिंब की दूरी v या बिंब की दूरी न्यू, ये माइनस। सही है। ये अपने पास में होती है। m बराबर अपने पास में होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी का अनुपात, या अपने पास में माइनस का v/u। ये अपने पास में क्या होती है, आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है। इससे हम दर्पण सूत्र से f का, u का या v का मान ज्ञात कर सकते हैं।
और यहाँ से अपने पास में V और U के मान का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इन सभी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले अपने पास में क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है परावर्तन का नियम। परावर्तन के बाद में अपने पास में है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें अपने पास में आपतन कोण की ज्या साइन आई और परावर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर होता है नियतांक न्यू। सही है। ये अपने पास में आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या क्या होती है, एक नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। ये अपने पास में होता है न्यू 2 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। सही है। ये अपने पास में कितना होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। सही है। इसको हम लिख सकते हैं न्यू 2 अपॉन न्यू 1, ये बराबर किसके होता है, C1 अपॉन C2 बराबर होता है V1 अपॉन V2। सही है। ये अपने पास में क्या होता है, रिलेशन होता है। सही है। अपने पास में जो है कि अपवर्तनांक न्यू बराबर, अपवर्तनांक न्यू बराबर अपने पास में होता है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। सही है। तो न्यू बराबर अपने पास में होता है H डैश अपॉन H। यह भी अपने पास में क्या होता है, एक अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है। ये सभी फॉर्मूले अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जब अपने पास में कोई पात्र दिया गया है, उस पात्र में अपने पास में कोई सिक्का रखा है, तो उस सिक्के की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, उसका अनुपात क्या होगा, उसके अपवर्तनांक के बराबर होगा। सही है। इसके अलावा हम बात करें, अपने पास में एक अपने पास में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपने पास में क्या होता है, जो अपवर्तनांक न्यू का मान होता है वो अपने पास में होता है 1 अपॉन साइन IC। न्यू अपने पास में अपवर्तनांक, IC अपने पास में होता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ये अपने पास में रिलेशन होता है। सही है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, न्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से हम बात करें तो इसी फॉर्मूले से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा IC, क्रांतिक कोण IC वो समानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 अपॉन न्यू की। सही है। IC इस तरफ जाएगा, न्यू इस तरफ आ जाएगा, तो इसके समानुपाती हो जाएगा। 1 अपॉन न्यू समानुपाती होगा लैम्डा की। सही है। तो यानी कि जिस प्रकाश की, जिस रंग की, यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, किससे, बैंगनी रंग से ज़्यादा है, तो फिर अपने पास में लाल रंग की जो चाल होगी वो भी ज़्यादा होगी, किससे, बैंगनी रंग से। सही है। ये अपने पास में रिलेशन होगा। जिसके लिए लैम्डा का मान ज़्यादा होगा उसके लिए आर का, सी का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसके लिए क्या होगी, प्रकाश की चाल का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये अपने पास में रिलेशन होगा। ये अपने पास में क्रांतिक कोण से रिलेशन आ जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में एक फॉर्मूला होता है गोलीय गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। इसमें अपने पास में क्या होगा, जैसे ये अपने पास में एक गोलीय दर्पण है, ये अपने पास में कोई वस्तु और रखी हुई है, यहाँ से अपने पास में कोई प्रकाश यहाँ आ रहा है, ये अपने पास में है बिंब दूरी न्यू, ये अपने पास में यहाँ कोई इसका विलंब है, ये अपने पास में है C। यहाँ से प्रकाश की किरण इस माध्यम में आएगी, यहाँ बनेगा इसका इमेज, O से I के बीच की दूरी होगी V। सही है। ये दूरी अपने पास में ऐसी होगी। यह माध्यम अपने पास में होगा N
ये अपने पास में क्या होगा N1, यानी N2 अपवर्तनांक का कोई गोलीय पृष्ठ है, उसको लाकर N1 माध्यम में रखा जाता है, तो उसके लिए जो अपने पास में अपवर्तन का जो सूत्र है वो अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा ये वाला जो माध्यम में लाकर रखा N2 अपॉन ये वाली दूरी V माइनस का N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन वक्रता त्रिज्या R। सही है, ये अपने पास में वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी यार, तो ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला अपने पास में किसके लिए होगा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र के लिए होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में अपने पास में न्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रत्येक दूरी को हम क्या करते हैं, दूरी से मापते हैं। तो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत जा रहे हैं, तो न्यू का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी है जो आपतित प्रकाश की दिशा में है, तो वी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही है, आर अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा। N1 और N2 अपने पास में होगा इस पृष्ठ का अपवर्तनांक, और N1 अपने पास में जिस माध्यम में इसको रख रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस फॉर्मूले से एक गोलीय पृष्ठ से अपने पास में क्या हो गया, अपवर्तन के लिए फॉर्मूला हो गया। सही है, ये अपने पास में क्रांतिक कोण IC हो गया, इसके लिए अपवर्तनांक ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। ये अपने पास में वास्तविक गहराई आभासी गहराई ज्ञात करने के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सही है, ये अपने पास में अपवर्तन का नियम हो गया, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्या है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इसमें आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या क्या होती है, बराबर होती है। सही है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, इसको क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1। तो ये भी अपने पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे, तो इनका यूज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में करेंगे, और क्वेश्चन करने से हमें पता चलेगा कि इन फॉर्मूलों का यूज किस हिसाब से करना है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रिज्म के एक फलक पर, यह प्रिज्म है, इसके एक फलक पर लंबवत आपतित प्रकाश की किरण, यह आपतित प्रकाश की किरण है, पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। यह प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण पूर्णतः क्या होगी, परावर्तित होगी। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है, ये एंगल जो थीटा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये जो ग्लास है इसका हवा के सापेक्ष क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें, इसमें अपने पास में क्या हो गया, ये जिस माध्यम में आ रही थी उधर ही क्या चली गई, वापस चली गई। तो यानी क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। सॉल्यूशन में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से अपने पास में क्या होगा, न्यू का मान क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा 1 अपॉन साइन IC, यानी कि क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण अपने पास में थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो अपने पास में न्यू ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री। सही है, तो न्यू अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल 1 अपॉन साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है √3/2। तो यहाँ से न्यू ग्रेटर देन इक्वल, ये अपने पास में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। तो यानी कि अपने पास में जो अपवर्तनांक का मान है वो 2/√3 के बराबर या इससे क्या होगा, अधिक होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें, अगला एग्जाम्पल अपने पास में एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2 है। इसमें अपने को दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी f है, यदि पानी में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो जो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगे इसमें, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। दर्पण की फोकस दूरी किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, अतः इसे किसी भी माध्यम में रख देंगे तो इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले इसकी फोकस दूरी कितनी है, वायु में f है, तो इसकी पानी में भी फोकस दूरी कितनी होगी, f ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है कि कोई बिंब 15 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर स्थित है। यदि इस बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेमी स्थानांतरित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूर विस्थापित हो जाएगा। सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में कोई बिंब 15 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है, ये अपने पास में अवतल दर्पण है। सही है। ये इस अवतल दर्पण का अपने पास में दुरु है। इस दुरु से 15 सेमी फोकस दूरी, ये अपने पास में फोकस दूरी एफ है। ये अपने पास में क्या है, 15 सेमी। ये 15 सेमी अपने पास में है फोकस दूरी एफ। फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूर स्थित, यहाँ पे अपने पास में 40 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ये कोई वस्तु रखी है, ये अपने पास में वैल्यू है न्यू बराबर, ये अपने पास में है 40 सेंटीमीटर। सही है। 40 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो इस स्थिति में अपने पास में प्रतिबिंब क्या होगा। फिर बाद में ये बोल रहा है कि यदि इस बिंब को, ये जो बिंब है इसको 20 सेमी दर्पण की दिशा में स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। तो पहली कंडीशन को अपन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन में अपने पास में यह है, एफ का मान अपने पास में यह है और यू का मान अपने पास में यह है। ये अपने पास में कौन सा दर्पण है, ये अपने पास में अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या है, प्रत्येक दूरी जो है कि दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। इस ध्रुव से अपने पास में स्थिर दूरी मापेंगे तो एफ का मान अपने पास में नेगेटिव और यू का मान भी क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। सही है। तो दर्पण फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है अपने पास में। इसमें अपने को v का मान याद करना है। तो यहाँ से अपने पास में, इसमें अपने पास v बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास में v बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f माइनस u इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/v। यहाँ से अपने पास में एलसीएम आएगा u और f से f कटेगा, अपने पास में न्यू बचेगा माइनस, इधर न्यू से न्यू कटेगा, अपने पास में f बचेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/v। सही है। यहाँ से अपने पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v बराबर अपने पास में आ जाएगा u f/u माइनस f। ये अपने पास में किसका मान होता है, v का मान होता है। अब पहले वाले समीकरण की पहले वाली जो कंडीशन है उसमें अपने को v का मान याद करना है। तो v बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, u इंटू एफ। यू का मान कितना है, माइनस का 40। एफ का मान कितना है अपने पास में, माइनस का 15 अपॉन u माइनस एफ। यू का मान माइनस का 40, इसमें से माइनस कर देंगे एफ का मान कितना है, माइनस का 15। तो अपने पास में कितना बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये अपने पास में 15 चौका 60, ये अपने पास में होगा 400 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन, ये अपने पास में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अपने पास में प्लस का 15 और माइनस का 40, ये अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 25 किसका, माइनस का। तो यहाँ से अपने पास में कितना वैल्यू आ जाएगा, ये अपने पास में 25 से कटेगा, 25 से कटेगा अपने पास में 24 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो इस वाले केस में अपने पास में v बराबर आ गया माइनस का 24। ये अपने पास में पहले केस में आ गया v का मान, यानी कि इस कंडीशन में अपने पास में जो प्रतिबिंब होगा वो इस दूरी ओ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, यहाँ कहीं होगा। सही है। यहाँ कहीं क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब ये क्या बोल रहा है अगले केस में, यदि इस बिंब को, ये जो बिंब है इसको दर्पण की दिशा में 20 सेमी स्थानांतरित कर दिया जाए, इसको यहाँ से उठा के 20 सेमी इधर खसका दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अपने को चेक करना है। तो दूसरा केस अपने पास में सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की हम बात करें, ये अपने पास में है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अपने पास में क्या है, वही दर्पण है, अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी वही है अपने पास में माइनस का 15 एफ। जो न्यू की दूरी है उसको 20 इस तरफ कसका दिया, तो 40 में से 20 इस तरफ कसकाया तो कितना हो गया, ये 20 बच गया। ये दूरी हो गई न्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, इस तरफ है तो माइनस का हो गया। इसके लिए अपने को v का मान याद करना है। तो इसमें अपने पास में v बराबर कितना हो जाएगा, v का फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, v के लिए फॉर्मूला अपने पास में ये रहा, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। v बराबर अपने पास में कितना होता है, न्यू एफ अपॉन न्यू माइनस एफ। तो इसमें v बराबर न्यू का मान इसमें कितना है अपने पास में माइनस का 20,
एफ का मान कितना अपने पास में -15 अपॉन न्यू बराबर -20, एफ बराबर कितना है -15। इसको सोल्व करते हैं तो वी बराबर कितना आएगा, ये इससे गुणा होगा 15 दूना 30, 300 बट्टा माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा यहाँ -5, तो हो जाएगा वी बराबर 5 × 30 -60। पहले वाले केस में वी का मान है 24, दूसरे वाले केस में कितना है वी का मान 60, यानी कि इसको 20 से इधर खिसकाने पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसक जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, यस इसको मान लेते हैं अपन V1, इसको मान लेते हैं अपन V2, तो प्रतिबिंब अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा V2 माइनस का V1। V2 का मान कितना है, ये अपने पास में है -60 माइनस V1 का मान कितना है अपने पास में -24, तो ये कितना हो गया अपने पास में -60 माइनस माइनस प्लस प्लस का 24, तो ये अपने पास में कितना हो गया -36 सेंटीमीटर में सारा वैल्यू, तो -36 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। तो अपने पास में क्या होगा, यदि इस बिंब को 20 सेंटीमीटर दर्पण की तरफ खसका दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो पहले 24 पे बन रहा था, अब कहाँ बनेगा 60 पे बनेगा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 36 सेमी किधर खसक जाएगा, 36 सेमी दर्पण से दूर खसक जाएगा, 36 सेमी दर्पण से दूर। कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में सही है, क्योंकि इस कंडीशन में 24 पे बनेगा, यहाँ 24 पे बनेगा, इस कंडीशन में 60 सेमी दूरी पर बनेगा, तो दर्पण से दूर खसक जाएगा कितना 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन दे रखी है, पहले कंडीशन को यूज़ करके वी का मान निकालना है, ये अपने पास में V1 का मान आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन को यूज़ करके V2 का मान निकालना है, V2 का मान आ जाएगा। फिर V2 में से V1 को माइनस कर देना है, तो अपने पास में जो दूरी आ जाएगी वो अपने पास में आ जाएगी -36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, माइनस में है उस तरफ, तो वो क्या होगी दर्पण से दूर। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो।